अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी हमारा फोकस रहेगा कि ये जो मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हुई है, ये पाकिस्तान के भले में है या पाकिस्तान के खसारे में है। हमारे खसारे का सौदा नज़र आता है इसके अंदर, क्योंकि पूरा मुल्क दो हिस्सों में बट गया। एक दूसरे को गद्दार पका रहा है, एक दूसरे को कुछ और कह रहा है, और यही अलकाबात, यही तकसीम जो है एक से दूसरे अदारे में भी मुंतकिल हो रही है। जैसे जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊँगा। कुछ प्रोग्राम में आपको मैं वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊँगा। वो प्राइम मिनिस्टर ने जलसे के अंदर कहा था कि अमेरिका की और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का तज़किरा करते हुए कहा था कि इंडिया वालों की पॉलिसी अच्छी है, हमारी पॉलिसी बुरी है, क्योंकि हम डॉलरों के बदले में पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। इंडिया वाले तेल भी ख़रीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो अपनी पॉलिसी बेहतर तरीके से इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं। उसके ऊपर बनाना रिपब्लिक लिख के पाकिस्तान के नाम के साथ इंडियन मीडिया ने तमाम ने चलाया कि इंडिया की पॉलिसी तो इंडिपेंडेंट है, पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। अब हम बनाना रिपब्लिक बन रहे हैं या हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, या माजी की बात हमारी पॉलिसीज़ जो थी वो कुछ ऐसी रहीं। सीटो और सेंटो के रुकन बने, हम अमेरिका के फ्रंट लाइन एलाई बने जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में भी, और 9/11 के बाद के वाक़यात के अंदर भी। हमें कहीं इस्लाह की ज़रूरत थी, कहीं इस्लाह की ज़रूरत है, और आइंदा के लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन अपने आप को ज़मीन पे गिरा के और इंटरनल डिवीजन ऐसी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें हम पूरी कौम को गद्दारी करार दे दें। जॉन कर्बी का एक स्टेटमेंट है जिसमें उसने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का जिक्र किया। पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। जब जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बना था, तो सिर्फ पाकिस्तान इत्तेहादी नहीं बना था, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी उसके अंदर काविश की थी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था उस सारे अमल के अंदर, लेकिन अमरीकी चल कर आगे आए थे, इसलिए कि सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान के ऊपर काबिज़ हो गया था। दुनिया सारी ये कहती थी कि गर्म पानियों की पहुंचने की उसकी कोशिश है। 9/11 के वाक़यात के बाद पूरा यूरोप उस जंग का हिस्सा बना था। पाकिस्तान उसके अंदर आया क्योंकि पाकिस्तान का नेक्स्ट डोर नेबर था। पाकिस्तानी सरज़मीन को इस्तेमाल किया गया था जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में उन अफ़गान मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए। और जब ये दोबारा 9/11 के वाक़यात हुए तो हमारी इसी ज़मीन के ऊपर जंग जो थी वो अफ़गान सरज़मीन से चलती हुई हमारी सरज़मीन पर पहुँच गई, और इसीलिए ज़रब-ए-अज़ब करना पड़ा, इसीलिए रद्दुल फ़साद करना पड़ा, इसीलिए हमारे कई हज़ार फ़ौजी उन्होंने जाम शहादत नोश किया। 65 और 71 की जंगों में उतनी शहादतें नहीं हुई जितनी इस 9/11 के वाक़यात के बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने शहादतें उठाई। तो मकसद उसका सिर्फ डॉलर लेने थे। अगर ये लेना था तो हमें कुछ अंदर अपने झांक के देखना चाहिए कि कैसे इस्लाह करनी है, या हमारी टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी थी वाक़तन उसको ख़तरा था, उसकी इस्लाह करनी थी। दूसरा हमारी सियासत है, और उस सियासत के बहुत सारे मनफी पहलू सामने आते हैं। एक मनफी पहलू उसका यह है कि जिसको इक़्तिदार पाना होता है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर भाग के सवार होने की कोशिश करता है, और जो इक़्तिदार से बाहर होता है या वो गालियाँ निकालता है या वो दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करता है। शेख रशीद का बयान आज एक उसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगा, दिखाइएगा। बिल्कुल फौज के खिलाफ कोई नारा नहीं लगना चाहिए। देखें, अगर गालियां देने वाले फौज के साथ सुलह कर सकते हैं तो हमें भी उनके साथ गलतफहमियां दूर करनी है। जिन्होंने लंदन से फौज को गालियां दी, गुजरांवाला से गालियां दी, वो अपने मतलब के लिए जूते पॉलिश कर सकते हैं और चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ बन सकता है, तो हमें भी गलतफहमियों को दूर करके उनसे अच्छे तल्लुकात बनाने चाहिए। शेख रशीद साहब जो हैं एक कह लीजिए कि गैर सरकारी तर्जमान है पाकिस्तानी फ़ौज की, ख़ुद ही इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है। ये उनकी ज़बानी आपने सुना। तो नवाज़ शरीफ की पूरी पॉलिटिक्स 81 से लेकर आगे स्टार्ट कर लें, जिलानी खान और जनरल ज़िया के साथ जैसे उनका सफ़र शुरू हुआ था, बाकी बड़े बड़े चीदा हमारी जो सियासी हस्तियाँ हैं उनके सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ था। शेख रशीद कहते हैं कि सारे गेट नंबर 4 की पैदावार है। पता नहीं वो गेट नंबर 4 है कौन सा, शेख साहब को पता होगा, लेकिन GHQ की नर्सरियों से सारे गुजर कर आए हैं। इमरान खान की अपनी सियासत का अरूज जो है वो 1996 से शुरू नहीं होता, 2002 से शुरू नहीं होता, जब एक सीट मिली थी, वो भी मुशर्रफ के साथ मिलकर बातचीत करने के बाद एक सीट मिली थी, मांगते ज़्यादा थे, मिली एक थी। वो शुरुआत 2011 में जब जनरल कियानी ने एक फ़ैसला किया कि आइंदा से हम ये कभी एक हुकूमत बनाते हैं, कभी दूसरी बनाते हैं, कभी इसको गिराते हैं, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, तो एक तीसरी जमात आनी चाहिए, और वो जमात जिसमें एक ऐसा शख्स सामने आ जाए जो पॉपुलर भी है, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी नहीं है, वो इसको आगे लेकर चले। इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट करके खड़ा किया। इमरान खान करप्शन में मुलव्वस नहीं थे, और मेरे ख़्याल में आज भी करप्शन में मुलव्वस नहीं है। मैं ऑन एयर ये जुमला बार बार कहता हूँ, उनके मुखालिफ सियासी लोग जो है वो मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आजकल बाज़ इल्ज़ामात बुज़दार और फ़रा के हवाले से ऐसे हैं कि वो क्वेश्चन करते हैं। लेकिन मेरा अभी भी राय यही है कि इमरान खान करप्शन में मुलव्वस नहीं है, लेकिन उनकी काबीना में
या लोग नाहल थे या लोग करप्ट थे। वो इमरान खान उसी टीम के लीडर थे, तो उसका क्रिटिसिज्म भी उन्हें सामना करना पड़ेगा। और इमरान खान उसी तरीके से इक़्तिदार में 2018 में आए थे जैसे नवाज़ शरीफ की IGI बनी थी। IGI में वो लोग चेहरे इकट्ठे किए गए थे जो पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में बाहर रखने के लिए ज़रूरी थे। इमरान खान के साथ वो तमाम चेहरे इकट्ठे किए गए थे जो नून लीग को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए ज़रूरी थे। ये इमरान खान को भूलना नहीं चाहिए। यही सियासी सफ़र है उनका भी और यही सियासी सफ़र है बाकियों का भी। एक मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ, और जनरल असलम बेग जो स्टेटमेंट है वो सुनानी इसलिए ज़रूरी है कि ये जो तलखी ये जो फैली ना गद्दार वाली रजीम चेंज कि अमेरिका के कई के ऊपर हुकूमत गिरारी, ये इल्ज़ाम सिर्फ कुछ शहबाज शरीफ के ऊपर नहीं लगता या सिर्फ जरदारी के ऊपर नहीं लगता, ये तो पूरी कौम के ऊपर गद्दारी का सर्टिफिकेट लग गया ना। हर वो शख्स, हर वो इदारा, मैं बड़ी एहतियात के साथ नाम ले रहा हूँ, उसके ऊपर चार्ज लग जाता है कि उसने फैसिलिटेट किया इस गद्दारी के अमल को बकौल इमरान खान के कि उनकी हुकूमत गिरा दी जाए। तो वो तकसीम जो है वो रुकी नहीं है कहीं पे, अदारों के अंदर वो तकसीम चली गई। रिटायर्ड लोग वो इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। कल फॉर्मेशन कमांडर्स ने उसके ऊपर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया है। वो बड़े महफूज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ISPR अपना स्टेटमेंट लिखते हुए बाकायदा एक एक लफ्ज़ नाप तोल के लिखा जाता है कि कहीं से नज़र ना आए कि हमने क्या लिखा है, लेकिन उनके अल्फाज के अंदर आपको वो सारा कुछ नज़र आ रहा है कि वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। जनरल असलम बेग का स्टेटमेंट आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स के बयानात वो चल भी रहे हैं, जलसों के अंदर जो बैनर्स और कतबे आए वो भी सामने आ रहे हैं। तो जनरल बेग साहब का वज़ाहती बयान सुन लीजिए, दिखाइएगा। कल वाला भी दिखाइए जी, वो जो आप दिखा रहे हैं जो आर्मी चीफ इजलास की क़यादत कर रहे हैं फॉर्मेशन कमांडर्स की, उसकी ज़रूरत पेश आई इसलिए इजलास हुआ है, वैसे नहीं इजलास हुआ। इजलास की ज़रूरत क्यों पेश आई है? इसलिए कि आज आपने जनरल असलम बेग के बयान के अंदर भी उसकी रिफ्लेक्शन देख ली। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा वो और अमरीकी फ़ॉरेन सेक्रेटरी जो हैं टोनी ब्लिंकन, वो इकट्ठे होकर उन्होंने एक बात की है। मैं वो आपको सुनाना चाहता इसलिए हूँ कि उसकी बहुत रेलेवेंस है। इमरान खान कहते हैं कि हमने तो अमेरिका की ग़ुलामी इख्तियार कर ली, हम आज़ाद कौम हैं। तो आज़ाद कौम क्या करे? वाशिंगटन के ऊपर जाके बम मार दे। उन्होंने तशवीश ज़ाहिर की कि आप रूस का विज़िट करने लगे। रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया हुआ है, क्या ये सिचुएशन मुनासिब है वहाँ जाने के लिए? हमें तशवीश है। ये अल्फाज हैं और मोर और लेस इसी किस्म का लेटर जो था वो उस डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को भेजा। और डोनाल्ड लू ने उसके आगे जाके, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने ख़त नहीं पढ़ा, कि हम FATF और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से जब भी कर्ज़ा लेना हो ना IMF से या FATF के मामलात हो तो हम US स्टेट डिपार्टमेंट और US ट्रेजरी की मदद हासिल करते हैं, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स हैं। तो जहाँ आपके फ्रेंडली रिलेशन होते हैं आप उनसे मदद भी लेते हैं। तो हमारा जब भी फाइनेंस मिनिस्टर जाता है अमेरिका, पहले वो उनसे मिलता है, फिर IMF के बोर्ड की मीटिंग पर जाते हैं। तो डोनाल्ड लू के, मेरा ख्याल यह, मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि डोनाल्ड लू ने कहा कि आप दोबारा IMF से कर्ज़ा लेने के लिए या FATF से बेल आउट करवाने के लिए हमारे पास आएंगे। तो अगर इमरान की यही पॉलिसी रही तो फिर तो हम आपको मदद करने वाले नहीं हैं। यकीनन ऐसे ही कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे। अरसद मजीद ने वो पूरा जो साइफ़र था, वो केबल थी, वो पाकिस्तान भेजी, जिसको हमने कहा कि अमेरिका ने हमें रजीम चेंज की धमकी दे दी है। ये ट्विस्ट था जिसने ये नफ़रत की आग लगाई है। ये ख़तरनाक है, पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। एक आपने रिटायर्ड आर्मी जनरल का और फॉर्मर आर्मी चीफ़ का बयान सुन के अंदाज़ा कर लें कि कितनी आग लगी हुई है कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ़ को बयान देना पड़ा है, ज़ाती नोट करना पड़ा है। ये मैं आपको स्टेटमेंट जो 2 सुनवाता हूँ, सुनिए कि वो क्या रहे हैं। वहाँ पे भी वो तशवीश का इज़हार कर रहा है कि आप तेल क्यों ख़रीद रहे हो इंडिया से, वो रूस से, और वो आगे से जवाब दे रहा है कि यूरोप ले रहा है। यूरोप भी ले रहा है, सिर्फ यूरोप ले रहा है तो हम भी ले सकते हैं, हम क्यों ना लें? तो ये बातें क्या मुल्कों में नहीं होती? उन्होंने उनकी क्या आज़ादी सलब कर ली है या वो ग़ुलामी इख्तियार कर लिया उसने, अगर उसने ये बात किया? दिखा, ये वो बयान है जो बहुत मानी खेज़ है, हमें समझना चाहिए। टोनी ब्लिंकन ने वहीं बैठे कहा कि हम डेमोक्रेसीज़ हैं और डेमोक्रेसीज़ वैल्यूज शेयर करती हैं, तो आप वहाँ पे वही कुछ करना चाहिए आपको भी जो अमेरिका कर रहा है। तो वो कहता है अगर आप एनर्जी परचेजेस का जिक्र कर रहे हैं तो यूरोप भी ख़रीद रहे हैं, तो हम भी ख़रीद रहे हैं, तो क्या ग़ुलाम हो गया इंडिया आज से भारत का, उसका अमेरिका का? आज़ादी ख़त्म हो गई उसकी आज से। हमारे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत हैं, बहुत ही काबिल एहतराम सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं, खुश आमदीद। आप पाकिस्तान में शायद इस वक्त अकेली शख्सियत होंगे जिनको हम गद्दार नहीं कह सकते। अल्लामा इकबाल के पोते को तो नहीं हम ये कह सकते, किसी और को कह सकते। तो ये क्या हुआ पाकिस्तान के साथ? अच्छा नहीं हुआ? देखें जी, बिल्कुल बात तो ये अफसोसनाक ही है कि जो जहाँ तक ये जिस नहज पे ये सिलसिला पहुँच गया हुआ है। लेकिन चलें आप इस 1 मिनट के लिए मफरूज़े पे इसको छोड़ दें एक साइड के ऊपर कि बैरूनी साजिश और ये वो वाली बात। ये चंद दिनों और चंद हफ्तों में एक बिल्कुल अच्छी भली अक्सरियत को
अक़लियत में तब्दील करना, ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके पीछे महर्रकात थे हैं। मैं ऑन एयर बयान करूंगा, आपसे पूछूंगा। नहीं मतलब मैं आपको मिसालें देता हूँ। एक है कि अमेरिका आया, उसने यहाँ सारा कुछ आके तहस नहस कर दिया। एक है हमारी सियासी जो अपने इंटरनल डायनामिक्स हैं। आपको पता है बलूचिस्तान हुकूमत कैसे टूटी थी नून लीग की, और बाप पार्टी का क़याम कैसे हुआ था, आपको मालूम है ना इस बात का पूरे वाक़े का? जी, ये 2018 के बिल्कुल इब्तिदा में। हाँ जी। तो वो हुकूमत नून लीग की थी, टूट गई, बाप पार्टी का क़याम हो गया। संजरानी साहब, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, 14 सेनेटर्स अपोजिशन के कैंप से उठते हैं और आपको आपके वोट कर देते हैं। मैं मौजूद था वहाँ पे। आप मौजूद थे ना? तो वो 1 अगस्त 2019 वो अमेरिका की रिजीम चेंज की साजिश थी या क्या था वो? आप उन दोनों वाक़यात को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखें जी, हम तो अपनी बात ही कर सकते हैं ना। नहीं, लेकिन हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। हमें इस कौम के बच्चों को, अब आपके कुछ लड़के उठाए गए, मुझे बड़ा अफसोस है, नहीं उठाए जाने चाहिए। लेकिन अगर किसी ने वहाँ पे आर्मी चीफ को गाली लिखी है, फ़ौज को किसी ने गद्दार या अमेरिका का कह दिया गुलाम हो गया, तो बहुत इससे ज़्यादा तो नापसंदीदा हरकत नहीं हो सकती कि हम इस मुल्क के अंदर अपने हाथ से ना वो आग लगा के तेल के ऊपर फेंक रहे हैं कि ये शोला भड़के और तबाही हो जाए। ये काम हुआ है, ये मैं इससे इनकार नहीं कर सकता जी, क्योंकि इस किस्म की बातों से तो सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों को ही तकवीयत मिलती है। बिल्कुल, ये एक तरह की आप समझ लें, वही जिसको हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन, यही है वो, ये है वो, बिल्कुल है जी वो। और जब इस तरह की अदम तवाज़न आता है एक मुल्क में, इस तरह की इंस्टेबिलिटी होती है, इस तरह की जो भी आप कह लें साजिशें महल्लाती हों, जहाँ भी कहीं हों, लेकिन फिर उस पर फिर दुश्मन भी को मौका मिलता है। मेरे तो ख्याल में मुझे खुद भी बड़ी हैरत है, और मुझे पुरस्रार सी ये सारी बात लगती है कि ये बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा ना, एकदम से सब जो कुछ आग लगी ना जिस अंदाज से, उस आग से तो ये लगता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस आग को हवा दे रहे हैं और हम मजीद तबाही की तरफ जा रहे हैं। मैं इसको बिल्ड करूंगा इस आग, हमारी पॉलिसी ये नहीं है, हमारी पीटीआई की ये पॉलिसी कतई तौर पे मैं एक डीपर कर लूँ, मैं दोबारा इसकी तरफ आता हूँ। दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब डिप्टी स्पीकर हमारे साथ हैं। दोस्त मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्त साहब, अब ये बताइए कि 16 को इजलास की तो हुक्मनामा हो गया, इजलास की सदारत अब आप करेंगे? जी बिल्कुल मैं करूंगा जी। तो फिर अब 16 को ही जो नया वज़ीर आला है उसका इंतखाब भी हो जाएगा? जी इंशाल्लाह इंतखाब भी हो जाएगा। अदालत ने आज हुक्म कह दिया आपके इख्तियारात के हवाले से, वो तो परवेज़ भाई साहब ने मुअत्तल कर दिए थे। जी अदालत ने इख्तियारात वापस कर दिए हैं एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के। ठीक है। और अदालत ने ऑर्डर दिए कि 16 को हर सूरत में इलेक्शन कराना है, किसी प्रेशर, किसी कानून के मुताबिक, प्रेशर के बगैर कानून के मुताबिक। और उसमें ये ऑर्डर दिया कि असेंबली का जो सेक्रेटेरिएट है, जो स्टाफ है, उनसे कहा गया कि जी आप कोऑपरेट करें हर लिहाज में। तो इसका मतलब है कि 16 को असेंबली के दरवाजे भी खुलेंगे? जी बिल्कुल। MPs को अंदर जाने भी दिया जाएगा, वोट डालने से रोका भी नहीं जाएगा, और वोट काउंट भी होगा? जी आई विल मेक इट श्योर कि हर MP अपना वोट कास्ट करे, क्योंकि इनका वो हक है, और अपना वोट कास्ट करके तो फिर उसके बाद रिजल्ट का वेट करें। आम अंदाज़ा है कि 200 से करीब कोई नंबर है जो इस वक्त हमजा वाले कैंप में मौजूद है। आप भी कुछ ऐसा ही देखते हैं? जी मुझे इतना मालूम तो नहीं है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट यही दावे कर रहे हैं कि जी हमारे नंबर पूरे हैं। वो तो 16 को पता लग जाएगा इंशाल्लाह। दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ले लें जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जनरल बेग का एक स्टेटमेंट, मैंने ऑडियो स्टेटमेंट आपको सुनाया, दोबारा आपको प्ले करके फिर वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, दिखाइएगा। जनरल बेग साहब के जो आखिरी अल्फाज हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन है, ये दुश्मन का एजेंडा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि किसी मुल्क को अंदर से तोड़ने का, खोखला करने का सबसे आसान नुस्खा ये है कि उसके इदारों को और उसके अवाम को आपस में लड़वा दो। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, और आग छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है और फैल रही है अभी। इसको वक्त पे अगर तदारुक ना किया गया तो संभालनी मुश्किल हो जाएगी। खुरम दस्तगीर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुरम साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। जनरल बेग साहब का बयान सुनाने का मकसद था, हमने इससे पहले वो पूरा बैकग्राउंड डिस्कस किया है वलीद साहब के साथ कि जिसके नतीजे में ये नफ़रत फैली। अब उसको रोका कैसे जाए? जी रोकना तो 2-3 तरीके हैं उसके। सबसे पहले तो ये जो इमरान खान साहब लेकर चल पड़े हैं कि कोई बैरूनी साजिश हुई है और कोई अदम एतमाद की फंडिंग हुई है,
इसको ये जो इल्ज़ामात की धुंध है, इस पर सच की तेज़ धूप डालनी है कि ये क्लियर होना चाहिए। कैसे डालें बताएं, जिससे लोगों को भी कन्विंस हो और ये गद्दारी के सर्टिफिकेट पूरी कौम को तो गद्दार हो गया ना, जो इमरान के साथ नहीं है वो गद्दार हो गया। इसको दुरुस्त करने के दो ही सोर्सेज हैं, एक वजारत खारजा और दूसरा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज। उनकी तरफ से वाज़े आना चाहिए, चाहे वो पार्लियामान के उसके हदायत पर हो, कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में बन जाएगी, उसके ज़रिए हो। लेकिन इन दोनों इदारों से जब तक वाज़े तौर पर शवाहिद आकर सामने नहीं आते, तब तक ये सच सामने नहीं आएगा। देखिए, जो पिछला कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया था, उसमें तो उन्होंने मुल्क का नाम तक लिखना गवारा नहीं किया ना कि ये कौन सा मुल्क है। नहीं, उसमें रजीम चेंज का भी नहीं बोला। उसमें कोई रजीम चेंज की बात नहीं है, उसमें कोई कंस्पिरेसी की बात नहीं है, उसमें कोई फंडिंग का जिक्र नहीं है। और क्योंकि उसकी जो गहराई है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बहुत ही शैलो इलाज तजवीज़ किया कि खत लिख दें जी, डिमार्च कर दें आप अमेरिका को, वाशिंगटन में और इस्लामाबाद में। तो एक तो पहली बात, उन्होंने हमें डिमार्च किया था, हमने जवाब भी डिमार्च खत्म हो जो एक तरीकाकार है। दूसरा ये देखिए, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेन नहीं है। जो हमने देखा है पीटीआई के जो हालिया जो रैलीज में नारे लगे और जो कतबे उठाए गए, नारे और कतबे, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ कोई बैठ के, कोई तलबीब में बैठ के नहीं कोई साजिश कर रहा। क्योंकि अगर गलियों में, बाजारों में, सड़कों पर लोग आए हैं तो फिर इसका तदारुक होना चाहिए, लोग निकलने चाहिए। लेकिन फौज को क्यों उसके मैं ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों में ये जो कनेक्शन जोड़ा गया, देखिए आप हमारे खिलाफ एहतजाज करें, सियासी जमातों के खिलाफ, लेकिन उस एहतजाज को जोड़ते जोड़ते पहले आपने हम पर गद्दारी का लेबल लगाया, अब आप पाकिस्तान की अफवाज पर हो गए। मैं ये भी आपको क्लैरिटी से कहना चाहता हूँ, हमने भी फौज पर तनकीद की है, उनके सियासी रोल के ऊपर तनकीद की है, लेकिन यहां जब एक फॉरेन कंस्पिरेसी में उनको घसीटा जा रहा है, ये बहुत ही अजीबोगरीब बात। घसीटा नहीं, इस वक्त तो चार्ज है जी, चार्ज है ना। जिसने इमरान की हुकूमत बचाने में किरदार अदा नहीं किया वो सारे गद्दार हैं जी। तो मैं यही तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मामला बड़ा संजीदा है। वलीद साहब, हमारी क्या डिमांड थी, मैं क्या ना, हमारी डिमांड थी कि आइन पर अमल किया जाए, इदारे अपनी आइनी हदूद में रहें। यहाँ पीटीआई सियासी मकासद हासिल करने के लिए हर चीज तोड़ने के लिए तैयार हो। वलीद साहब, यहाँ आप लोगों को रोल अदा करना पड़ेगा। जो डैमेज हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन इसको कुछ अंडू करने के लिए, रोकने के लिए कि मजीद ना हो जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। और दो जमातों पे बोझ है, एक आपकी जमात के ऊपर और एक नून लीग के ऊपर। नदीम मलिक साहब, मैं एक बात काबिल एतराज़ समझ रहा हूँ इस सारी गुफ्तगू में, वो ये है कि इशारतन या खुलेआम ये किसी तरह आप कह रहे हैं या यहाँ कहा जा रहा है कि पीटीआई ने कोई ऐसे ऐलान किया या कॉल किया है जिसके नतीजे में कोई इस तरह की आपकी रैली में हुआ है ये नहीं। वो देखिए, मैं उस पर आता हूँ। आप मुझे पिछले फरवरी के महीने से शुरू कर लें, फरवरी और मार्च का महीना, अब अप्रैल के वस्त में हम आ गए हैं। कोई एक बयान, कोई एक तकरीर, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पीटीआई के लीडर की जिसमें पाकिस्तान के किसी इदारे के ऊपर, पाकिस्तान के किसी आला अफसर के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई बात की गई हो या उसको बुरा भला कहा गया हो, अगर किसी ने कभी कहा और नाम ले लेके कहा, वो तो मियां नवाज शरीफ ने किया। पीटीआई ने, पीटीआई की लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उसके बाद ये अब ये जब उन्होंने कॉल ये दी कि जी आप परसों, उन्होंने ये जुमे के दिन कहा कि जी इतवार के दिन आप एहतजाज करेंगे। इतवार, पिछला इतवार जो गुजरा है 4 रोज़ पहले, लोग एहतजाज करने आए हैं। अब मैं लाहौर में था, मैं लिबर्टी राउंड अबाउट पे गया, लिबर्टी क्रॉसिंग पे। आपने फौज के खिलाफ नारे लगाए? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। एक भी मैंने किसी पीटीआई के लीडर ने, आप हर चीज की फुटेज है। लोग एक बात जरूर, तो एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बात ऑब्जर्वेबल थी। हम देखें जी, मैं लाहौर पीटीआई का सदर भी रहा हुआ हूँ। हम मोबिलाइजेशंस करते थे, अड्डा प्लॉट पे इधर की और मीनार पाकिस्तान पे जलसे हुए, जब ये खास तौर पे पनामा पेपर्स पे हमारी मूवमेंट चल रही थी। मोबिलाइजेशंस हम करते थे, वर्कर्स को लाते, वोटर्स को लाते। ये जो संडे को हमने देखा, लोग खुद ब खुद आ रहे थे, लोगों ने खुद ब खुद कुछ परसीव किया हुआ है, उसका वो कर रहे हैं मुजाहरा। पीटीआई देखें, मुझे कल परसों भी किसी चैनल ने, फॉरेन चैनल ने पूछा, मैंने कहा जी हम जिस तरह लोगों ने खुद से कुछ परसीव नहीं किया। शाह महमूद, ये आपका चार्ज है कि रिजीम चेंज हुई है,
और उस चार्ज में हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं। उस रिजीम चेंज आप एग्री करते हैं इससे कि रिजीम चेंज हुई? मैं नहीं एग्री करता कि रिजीम चेंज से मतलब है कि ये मैं ऑन एयर कहता हूँ 10 दफ़ा पहले क्या और 12वीं दफ़ा भी कहूँगा कि ये वो सेम पेज था जिसके ऊपर आप 4 साल से हुकूमत कर रहे थे, वो सेम पेज फटा है, आपकी हुकूमत गिर गई है। आप उसको अब अमेरिका पे लगा दें, रूस पे लगा दें, यूरोप पे लगा दें, सऊदी अरब पे लगा दें, जिस पे मर्जी लगा दें, ये हुआ है। आप जो मर्जी कह लें। मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि फॉर्मेशन कमांडर्स को डरावना ख्वाब आया। Something has happened. Something bad has happened. Something really bad has happened. और जो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कल उन्होंने जारी की अपना एलामिया, उसमें उन्होंने उनको अचानक सिर्फ मेरी बात सुन के आ गया या उन्होंने कोई एक ट्वीट पढ़ लिया इसकी वजह से? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक, सिर्फ दो लोग नहीं या 4 लोग नहीं, पीटीआई की किसी सिस्टमैटिक कैंपेन चल रही, पीटीआई की किसी पॉलिसी, किसी ऐलान का ऐसा नहीं, बल्कि इसका ऑपोजिट। हमें तो हर फोरम के ऊपर यही आ रहा है कि जी आप अफवाज के खिलाफ कोई बात नहीं। देखिए, आप हर तरफ ये मैं अपने भाई की बात मान लेता हूं। और शाह महमूद साहब ने आखिरी तकरीर में क्या कहा, मैं तो वही रिपीट कर रहा हूं परसों से कि जी हम अफवाज को सलूट करते हैं, हम उनकी सैक्रिफाइसेस को सलूट करते हैं। बट ये इनसे मैं ये शेख रशीद की लाल हवेली के बाद भी नारे लगे, भाई की बात मान, शेख रशीद की लाल हवेली के बाद भी नारे लगे, भाई की बात मान लेता हूं, लेकिन जिस तशवीश का इजहार कल फॉर्मेशन कमांडर्स ने किया है उसका अभी तक अमली मुजाहरा सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुजाहरों में हुआ, कहीं और हुआ? सर वो जो भी कर रहे हैं किसी और ने किया है कि ये किसी और जगह मैनेज करना पड़ेगा, किसी और जगह पे लोग उठकर आए, ये डैमेज आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये आपके हाथ से निकल रहा है। इन्होंने कंट्रोल करना है, क्योंकि सिर्फ आपने भी करना है। मैं फिर बहुत संजीदगी से बात कर रहा हूं कि सवाए तहरीके इंसाफ के मुजाहिरों में और कहीं भी हमें ये एक कुतबा, एक नारा ना सुनाई दिया है ना दिखाई दिया है। तो सिर्फ इनके मुजाहिरों में अगर तक बात महदूद है तो कोई संजीदा इशू है या 2018 के इंतखाबात में सारी मखसूस नशिस्तें मिलाकर भी तहरीक इंसाफ की 155 नशिस्तें बनती थी और उसमें से भी जहांगीर तरीन कोई 25-30 जो लोग लेकर आए थे पंजाब के अंदर, वो मालूम है कि वो उनकी सहूलत से उनके जहाज़ में बैठ के पीटीआई के साथ आए थे। फिर MQM का इत्तेहाद कैसे हुआ, बाप पार्टी मार्ज़ वजूद में आई, वो साथ कैसे गई, GDA कैसे साथ आई। अगर कोई गलत फहमी में है पाकिस्तान में तो वो शायद पाकिस्तानी सियासत से वाकिफ़ नहीं है सर। ये साजिश अमेरिका ने उस वक्त की थी कि आपको मिला दिया था MQM से, बाप पार्टी बनवा दी थी, GDA साथ बिठा दी थी, काफ साथ बिठा दी थी। याद करा दूं कि जो तहरीक जनूबी पंजाब थी उसको जम करवाया गया था तहरीक इंसाफ। बहरहाल जी, मैं आपको एक बात फिर दोहराना चाह रहा हूँ कि हमने जो मोबिलाइजेशन कभी की है, जो मैंने संडे को देखा है, लोग खुद से आए, बच्चों को गोद में उठाया हुआ है, फैमिलीज आ रही हैं, लोग खुद से अगर कोई चीज़ परसीव करें हमारा उस किसी पॉलिसी किसी ऐलान का, बल्कि मैंने तो अर्ज़ किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसका ऑपोजिट जो है हमारी तरफ से ऐलान हो रहा है कि कोई, और मैं बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने एक नारा भी किसी इदारे के खिलाफ नहीं सुना, एक नारा। मैं आपको फुटेजेस टीवी पे दिखा नहीं सकता, मैंने नहीं सुना कि मैंने कोई एक आधा प्लेकार्ड देखा है। हाल ये है कि फॉर्मर आर्मी चीफ का जनरल बेग का मुझे बयान 2 दफा प्रोग्राम में चलाना पड़ा, इसलिए कि नफरत का अंदाज सोशल मीडिया पे कुछ स्केल कहीं और तक पहुंच गया। सोशल मीडिया का कुछ सिलसिला जो है, क्योंकि एक ब्रेक ले लें, सोशल मीडिया नहीं है ये, रैलीज के अंदर, रैलीज में ऐसा नहीं जी, मैं लगा रहे हैं वो अलग कहीं जाके। अच्छा जी, मैं उन्होंने ब्रेक लिबर्टी मार्केट लाहौर में तो ऐसी कोई चीज, ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ, कोई चीज ले लेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सेंटर वलीद इकबाल साहब, आप ही बता दीजिए, कुछ मरहम भी रखना पड़ता है ज़ख्मों पे, कुछ तरीक़ाकार निकालिए, सियासी लीडर्स हैं आप लोग, बैठ जाइए आपस में। देखिए जी, मैं तीसरी दफ़ा सिर्फ ये अर्ज़ करने के बाद एक जुमले में कि हमारी कोई पॉलिसी और कोई ऐलान जो है इस किस्म की कोई बात नहीं करता जिससे अवाम ऐसे तकसीम हो कि अपने ही रखवालों और इदारों के ऊपर जो है वो कोई गलाजत जो है उछालना शुरू कर दे। इसके ऑपोजिट जो है हमारी तरफ से जो है पोजीशन जो है ली जा रही है। उसके अलावा हमारा इस वक्त जो है वो सिर्फ एक ही स्टैंड है, वो ये है कि फौरी इंतखाब कराएं, दूध का दूध और पानी, गो टू द नेशन, गो टू द मासेस। The masses are the backbone of a nation। वो रीढ़ की हड्डी की तरह है आवाम की। डॉक्टर इशफाक हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नदीम साहब। सर बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो गए। आप काफ़ी महीनों से, हफ्तों से लिख रहे हैं एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के हवाले से, करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से। अभी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 अप्रैल के रिजर्व्स के नंबर पोस्ट किए हैं, वो $11.3 बिलियन उन्होंने रिजर्व्स बताए हैं, जिसमें 4 हफ्तों में $5 अरब की कमी आ चुकी है और पीक $20 अरब थी, वो भी तकरीबन आधा हो गया। हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? $45 अरब ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट कहते हैं 19-20 हो जाएगा।
देखिए, बात यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को तो मैं पिछले कुछ 3.25 साल उस हुकूमत की गुजरी, और मैं सिर्फ बोलता नहीं रहा, मैं मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर था और मैंने प्राइम मिनिस्टर को सामने कहा कि सर खुदा के वास्ते इसकी तरफ तवज्जो दें, ये नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स जो हैं इसको कर्ब करें। मैंने ये भी सजेस्ट किया कि सर आप एक कमेटी बना दें और उसमें इन वो कमेटी के तशकील भी बता दी कि ये हो, उसमें आप आइडेंटिफाई करें कि पिछले 3 सालों में वो कौन से आइटम है जो फास्ट मूविंग है और हाई वैल्यू है। प्राइम मिनिस्टर का रिस्पांस क्या था इस पे? नील, कुछ नहीं हुआ उसके बाद, कोई हुआ नहीं। तो सर जब रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हो तो रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा हो तो आपको फिर करना क्या चाहिए? तो एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। देखिए, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट का शिकार हो, क्राइसिस का शिकार हो, और 9 महीने में $35 अरब से ज्यादा करंट उसका ट्रेड गैप हो गया हो, करंट अकाउंट डेफिसिट तो छोड़ें कि ट्रेड गैप $35 बिलियन का है, इंपोर्ट 50% से ग्रो कर रहा है। मतलब मैं तो सोच कर डर जाता था कि ये हो क्या रहा है, इसीलिए मैं ज्यादा चीखता भी था इसकी तरफ में, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं हुआ। सर जो तो $11 बिलियन, ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरीके से नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को कर्ब किया जाए। दूसरी चीज ये है कि बजट के साइड से एक्सपेंडिचर को मेरी सजेशन होगी नई हुकूमत के लिए कि आप एक्सपेंडिचर को इस सतह पे फ्रीज कर दें। सिर्फ जो तनख्वाह देने के लिए पैसे हैं वो आप जारी करें, बाकी एक्सपेंडिचर को फ्रीज कर दें। तीसरी चीज ये करें कि प्लानिंग कमीशन को में एक कमेटी बनाएं जो उन प्रोजेक्ट्स को देखे कि आपको मालूम होगा नदीम साहब के तकरीबन 6,000 से 7,000 अरब का जो है वो थ्रो फॉरवर्ड है हमारा। इतने सारे प्रोजेक्ट शामिल हो गए हैं, और जब प्रोजेक्ट शामिल होते हैं तो सबको थोड़े एलोकेशन करने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब जो $11.3 बिलियन के रिजर्व्स हैं, इसके अंदर भी सऊदी अरब, यूएई और चाइना के पैसे शामिल हैं जो हमने स्टेट बैंक में रखे हुए हैं। ये हमेशा ऐसे ही होता है, इसमें कोई तो जो नेट रिजर्व्स है उसकी पोजीशन तो फिर बहुत ही हम ये करते हैं कि जब जो पड़ता था 3 बिलियन तो हम बाहर से ले लेते थे। खुर्रम साहब कह रहे हैं फिर नेट रिजर्व पीछे सिर्फ $3 अरब के बचते हैं। $3 अरब, ओनली $3 बिलियन। बल्कि नेगेटिव होगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ क्योंकि हमने कमर्शियल बैंकों से भी फॉरवर्ड मार्केट से वो फॉरवर्ड जी बिल्कुल, वो स्वैप अरेंजमेंट भी किया हुआ है, वो भी है इसके अंदर। जी, तो वो लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता रहता है as long as के the money is lying in your तो सर सर्वाइवल कैसे होगा? सर सर्वाइवल कैसे होगा? 2 हफ्ते गुजारने मुश्किल हो जाएंगे, दोबारा किसी के दर पे जाके हाथ जोड़ने पड़ेंगे। नहीं, देखें ये तो है, बात आप सही कह रहे हैं। अभी जो करना होगा इस नई हुकूमत को, 2 चीज, जैसे आप देखें, पहले तो आपने लीकेज को रोके ना, आप $1 सेव इज $1 अर्न। आप $2 बचाएंगे, इसका मतलब $2 आपने अर्न किया है, तो $1 के लीकेज को बचाएं। और दूसरी चीज ये है कि आप इस वक्त जो है बॉन्ड फ्लोट करने के लिए मार्केट पे हरगिज ना जाएं, लूट जाएंगे आप, क्योंकि हमारा क्रेडिट CDS जो कहलाता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रेट बहुत हाई हो गया है। इस वक्त कोई आपको इन्वेस्टर जो है अब बॉन्ड पे पैसा नहीं देगा, क्योंकि मैंने अभी चंद दिनों पहले ही, मतलब ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट से पहले ही जो था, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, तो उस वक्त भी मुझे बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान थे, तो एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ और मैंने सारे जिन्होंने पाकिस्तान के बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट किए हुए थे वो सारे परेशान थे। तो मैं उनको जरा कंसोल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जब उनसे पूछा कि ये बताओ कि क्या किया जाए, हम आ सकते हैं मार्केट में, उसने कहा अभी तो सोचे भी ना आप। दुरुस्त है। डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप हमारे साथ शामिल हुए। खुर्रम साहब आपसे भी बिल्कुल प्रोग्राम का ये एक रियल क्राइसिस है जो तलवार की तरह हमारे इस वक्त ना गर्दन के ऊपर है, यूं करके कि आप जरा आंख पलक झपकी नहीं तो सर कटा नहीं। $3 अरब में तो एक हफ्ते की इंपोर्ट का है। डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं उसमें लार्जली एग्री करता हूँ कि इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत सीरियस हमें टेम्परेरी तौर पे यूं ऊपर पाँव रखना पड़ेगा कि आपको फूड आइटम और रॉ मटेरियल के अलावा कुछ ना आए मुल्क में। ठीक है। दूसरा ये है कि इंशाल्लाह जब अभी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन शहबाज शरीफ साहब के दौर में बेहतर होगी तो हमें ये उम्मीद है कि जो गंदम की बहुत बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है वो रुकेगी, यूरिया की बहुत बड़े पैमाने में स्मगलिंग हो रही है वो रुकेगी, तो फिर हमें गंदम बाहर से मंगवानी नहीं पड़ेगी।
चीनी में जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उनमें भी सप्लाई पोजीशन बेहतर होगी तो हमें चीनी नहीं मंगवानी पड़ेगी बाहर से, तो उससे इस तरह हम अपना फॉरेन एक्सचेंज सेव कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है कि नेक्स्ट वीक और 10 डेज आप कोई फाइनेंस बिल पेश करें जिसमें ये मेजर्स लें इंपोर्ट्स को कर्ब करने के? जी, इसी की तैयारी हो रही है। तैयारी हो रही है, कल से ही तैयारी शुरू हो गई तो है। कब तक तवक्को रखें उसकी? जी, जैसे ही अभी अगले चंद दिन स्पीकर का इलेक्शन है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इशू रिजॉल्व हो जाता है तो फौरी तौर पर उस पर काम होगा। एक बड़ा थॉरो रिव्यू हो रहा है पाकिस्तान के डेट का, कि जितना भी, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो पिछला 71 साल का डेट था उसका 80% एक्स्ट्रा ऐड किया। 25,000 बिलियन जो था रुपए, वो पाकिस्तान का पब्लिक डेट था, नॉट टोटल डेट, पब्लिक डेट था। वो अब जो है उसमें 20,000 अरब का इजाफा करके गए इमरान। तो अलहदा हर जो उन्होंने मुख्तलिफ लोन्स लिए हैं, बैंक से, बाहर से बोरोइंग की है, उसको थॉरली एनालाइज किया जा रहा है कि हमारी रीपेमेंट किस तरह ड्यू हैं, ताकि उनको अगर कहीं किसी को रिक्वेस्ट की जा सकती है रोल ओवर के लिए वो की जाए, बशमूल चाइना, बशमूल सऊदी अरेबिया, जी, जो बहुत सारे ममालिक में रखे हुए हैं। उसका बड़ा कहते हैं ना कतर से और ग्रैनुलर रिव्यू हो रहा है कि उसमें हम जहां भी हम रिलीफ दे सकते हैं। दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स इनकी जो एक लेगेसी होगी बर्बादी की, जो मीरास छोड़ के जा रहे हैं, और वही है कि हमें पीएसडीपी पे बहुत सीरियसली, जिसका जिक्र भी डॉक्टर साहब ने किया, पीएसडीपी पे बहुत रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ेगी। पीएसडीपी में पहले ही पैसे नहीं होने छोड़े, वो नहीं छोड़े, 600 रखा हुआ है, वो भी नहीं बचना। उसको बहुत रूथलेस प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। प्रोग्राम का एंड हो गया बिल्कुल यहाँ पे। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।